ये कहानी है ऐसी दुनिया की जहाँ पर मशीन्स इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं कि उन्होंने इंसानों को लगभग धरती से खत्म कर दिया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं जो इन मशीन्स को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। अब इस दुनिया में इतने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए हैं, इतने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए हैं, मतलब सच में इतने ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए हैं कि ना तो यहाँ पर कोई जानवर जिंदा बच पाया और ना ही इंसान यहाँ पर अपनी फसल उगा सकते हैं। बचे हुए इंसान जल्द ही भूख और प्यास से मरने वाले थे। लेकिन मशीन्स को जिंदा रहने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं। उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपना पावर सोर्स खोज लिया है और उनका सिर्फ एक ही मकसद है, उस आदमी को मारना जो बचे हुए इंसानों का लीडर है। इन सभी मशीनों को लीजन नाम का एक एआई कंट्रोल करता है। मतलब जितनी भी मशीन्स हैं वो एक तरह से उनका दिमाग है। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी वो लीजन उस लीडर को नहीं मार पा रहा था। इसीलिए लीजन ने पूरी की पूरी टाइम मशीन ही बना दी ताकि प्रेजेंट में ना सही लेकिन अतीत में जाकर वो उस बच्चे को ही मार दे जो आगे जाकर इंसानों का लीडर बनेगा। और इसी काम के लिए वो हर बार ऐसे रोबोट्स भेजता है जिन्हें हम टर्मिनेटर कहते हैं। लेकिन इंसानों के लीडर को भी पता था कि उसे समय में पीछे जाकर मारने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई और इंसानों का लीडर बने ही ना। इसीलिए वो भी हमेशा एक टर्मिनेटर खुद को बचाने के लिए भेजता था ताकि फ्यूचर में वो जिंदा रह सके। मूवी की शुरुआत में हम जॉन कॉनर नाम के एक लड़के को देखते हैं और ये वही लड़का है जो आगे जाकर इंसानों का लीडर बनेगा। लेकिन यहाँ उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसकी माँ सैरा ने पहले ही उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खत्म कर दिया है जो आगे जाकर उन सभी टर्मिनेटर्स को जॉन को मारने के लिए भेजेगा। लेकिन स्काईनेट या कहें कि लीजन तो खत्म हो गया था लेकिन उसने किसी तरह फिर भी एक आखिरी टर्मिनेटर को भेजा जिसने इस बार सच में जॉन कॉनर को मार दिया। अब यहाँ जॉन कॉनर की तो मौत हो गई लेकिन फिर भी फ्यूचर में इंसानों की ही जीत हुई क्योंकि स्काईनेट कभी बन ही नहीं पाया। अब जॉन कॉनर की मौत के कई सालों के बाद हम देखते हैं कि सड़क पर अचानक से एक बड़ा सा बिजली का चमकीला गोला दिखाई देता है जिसके अंदर से एक लड़की गिरती है। वहाँ पर दो कपल्स उसे देख लेते हैं। जब वो उसके पास आते हैं तो वो लड़की अभी भी जिंदा थी जिससे पता चलता है कि वो कोई आम लड़की नहीं है क्योंकि इतने ऊपर से गिरने के बाद कौन ही जिंदा बच पाएगा। कुछ देर में वहाँ पर पुलिस भी आती है। उन्हें लगा कि उन दोनों ने उसे ड्रग्स दिए हैं जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। लेकिन वो लड़की होश में आते ही सभी पुलिस वालों को मार देती है और उनमें से एक आदमी के कपड़े पहनकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम उसी शहर में डैनी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपने फादर और अपने भाई के साथ हंसी खुशी रहा करती थी क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि वो आगे जाकर क्या बनने वाली है। वो और उसका भाई एक कार बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे और रोज की तरह वो अपना लंच पैक करके वो काम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि उसी बिल्डिंग में फ्यूचर से एक और रोबोट आता है जिसे लीजन ने डैनी को मारने के लिए भेजा था। दूसरी ओर फैक्ट्री में हम देखते हैं कि डैनी के भाई डिएगो को जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि उसकी जगह अब एक मशीन ने ले ली थी। हम देखते हैं कि वो लड़की जबरदस्ती उस फैक्ट्री में घुस गई थी और यहाँ डैनी के फादर उन्हें उनका लंच देने आए थे। लेकिन डिएगो उन्हें कहता है कि हम तो अपना लंच लेकर आए थे। और फिर हम देखते हैं कि उसके डैड एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो डैनी के ऊपर गोली चलाने वाला था। लेकिन तभी वो लड़की उस पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह मारने लगती है। वो डैनी से कहती है कि उसका नाम ग्रेस है पर डैनी और उसके भाई की तो बैंड बज गई थी क्योंकि चलता फिरता इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट उनके लिए कोई आम बात नहीं थी। ग्रेस डैनी को बचाने आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉन कॉनर की माँ सैरा ने स्काईनेट को खत्म करके फ्यूचर को चेंज कर दिया था। फिर इन दोनों रोबोट्स को किसने भेजा? इसके बारे में हमें जल्दी पता चलेगा कि फ्यूचर बदला नहीं है बल्कि इंसान और मशीनों की इस लड़ाई ने अब एक और भयानक रुख ले लिया था। ग्रेस उन दोनों को लेकर वहाँ से भागने लगती है क्योंकि उस रोबोट के सामने उसकी पावर्स कुछ भी नहीं थी। उसे बनाया ही गया था सिर्फ लोगों को मारने के लिए। वो रोबोट उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। ग्रेस उसके ऊपर लोहे की रॉड से हमला करती है लेकिन हम देखते हैं कि वो रोबोट अपने दो हिस्से कर सकता था। उसका एक मजबूत लोहे का ढांचा था और एक लिक्विड मेटल की लेयर जिसका कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस था। वो ग्रेस के ऊपर उन्हीं रॉड से वापस से हमला करता है जिसकी वजह से उनकी कार पलट जाती है। ग्रेस तो रगड़ते हुए सड़क पर आ गिरी थी। डैनी देखती है कि उसके भाई की बॉडी में पूरी की पूरी रॉड घुस गई थी। ग्रेस उसे समझाती है कि उसका बचना मुश्किल है। डिएगो भी समझ गया था कि डैनी की जान उसकी जान से ज्यादा कीमती है और इसी बीच उस रोबोट का स्केलेटन उनकी कार को जोर की टक्कर मारता है जिसमें डिएगो की मौत हो जाती है। वो रोबोट उनकी तरफ आ रहा था लेकिन तभी उन्हें बचाने सैरा आती है। वही सैरा जिसके बेटे को टर्मिनेटर ने मार दिया था। वो उन्हें बचाने आई थी लेकिन ग्रेस को नहीं पता था कि सैरा कौन है, इसीलिए वो डैनी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। डैनी देखती है कि ग्रेस पूरी तरह से रोबोट नहीं थी। उसके पास इंसानों के जैसा ही खून और मांस से बना हुआ शरीर था और इस लड़ाई में उसने अपनी सारी एनर्जी खो दी थी। डैनी उसे एक दवाई की दुकान पर लाती है। ग्रेस उनसे महंगे केमिकल्स वाली दवाई मांगती है लेकिन केमिस्ट वाला उन्हें दवाइयाँ देने को तैयार नहीं था, इसीलिए ग्रेस को जबरदस्ती करनी पड़ती है। डैनी उसे अधमरी हालत में बाहर लेकर आती है और बाहर सैरा उसका इंतजार कर रही थी। वो उन दोनों को अपने सीक्रेट लोकेशन पर लेकर जाती है। ग्रेस की बॉडी पर बहुत सारी बर्फ डाली जाती है और सैरा को पता नहीं था कि उसे कौन कौन सी दवाइयाँ देनी है, इसीलिए वो सारी दवाइयाँ उसकी बॉडी में डाल देती है। डैनी अपने परिवार की मौत को लेकर सदमे में थी कि कैसे एक झटके में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। सैरा उसे समझाती है कि अगर ये टर्मिनेटर्स उसके पीछे पड़े हैं तो उसे अपने लोगों की मौत पर रोना बंद करना होगा क्योंकि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वो तुमसे छीन लेंगे। जब ग्रेस को होश आता है तो वो सैरा से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि डैनी कहाँ पर मिलेगी, जिस पर सैरा उसे बताती है कि मुझे हर 2-3 साल में एक मैसेज आता है जिसमें फ्यूचर से आए उन रोबोट्स की लोकेशन होती है और उसके बाद मैं वहाँ जाकर उन्हें खत्म कर देती हूँ। ग्रेस उसे बताती है कि फ्यूचर
फ्यूचर में लीजन नाम का एक एआई है जो इंसानों को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसके फ्यूचर में किसी ने भी स्काईनेट के बारे में नहीं सुना था, जिसे सैरा ने खत्म कर दिया था। पर ये जो लीजन था वो स्काईनेट से ही बना था। ग्रेस सैरा की फोन को स्कैन करती है और उसे उस लोकेशन का पता चल गया था जहाँ से ये सभी मैसेज आया करते थे। और हैरानी की बात ये थी कि ये वही लोकेशन थी जहाँ पर ग्रेस डैनी को ले जाना चाहती थी ताकि वो सुरक्षित रहे। फिर क्या था, वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें बस बॉर्डर पार करना था, मतलब गैर कानूनी तरीके से। डैनी के अंकल इन सब कामों में माहिर थे, इसीलिए वो उनके पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो रोबोट मैक्सिको के डेटा सेंटर में जाकर शहर की सारी सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कैमरास को एक्सेस करके पता लगा लेता है कि डैनी कहाँ पर जा रही है। लेकिन तब तक डैनी वहाँ से निकल चुकी थी। वो अपने अंकल के पास आती है और उन्हें बताती है कि कुछ रोबोट्स उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन ये सब बातें उसके अंकल के सिर के ऊपर जा रही थी। हाँ, लेकिन एक काम वो बहुत अच्छे से कर सकते थे, जो था उन्हें बॉर्डर के उस पार ले जाना। रात को वो चारों मिलिट्री की नाक के नीचे से होते हुए बॉर्डर पार कर रहे थे, लेकिन वो टर्मिनेटर मिलिट्री के सर्विलेंस सेंटर में घुसकर उनके ड्रोन से उन्हें ढूंढ लेता है और वहाँ की मिलिट्री को बता देता है कि कुछ लोग बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उन्हें तुरंत ही चारों तरफ से घेर लेती है और तभी टर्मिनेटर उस ड्रोन को उनके ऊपर गिरा देता है, जिसके चलते सभी पुलिस वाले मारे जाते हैं। लेकिन ग्रेस ने डैनी को बचा लिया था। पुलिस ने डैनी और सैरा को पकड़ लिया था और वो ग्रेस की बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे थे। वो रोबोट भी उन घुसपैठियों की जेल तक पहुंच गया था। ग्रेस उन डॉक्टर्स को मारकर वहां से भाग जाती है और इससे पहले वो टर्मिनेटर डैनी को मार देता, ग्रेस सभी को आजाद कर देती है और इस भगदड़ का फायदा उठाकर ग्रेस डैनी को वहां से निकाल लेती है। सैरा भी उनके पीछे आ रही थी। वो तीनों उस टर्मिनेटर के हाथों पकड़े जाने से बाल बाल बचते हैं। इसके बाद वो तीनों उस लोकेशन पर आते हैं जहाँ से सैरा को मैसेज आते थे। वहाँ जंगलों के बीच में एक घर था और वो जब उस घर की बेल बजाते हैं तो उसके अंदर से वही टर्मिनेटर निकलता है जिसने जॉन कॉनर को मारा था। सैरा उसे देखते ही उसके ऊपर गोली चलाती है, लेकिन ग्रेस उसे रोक लेती है। इस वाले रोबोट ने अपना नाम कार्ल रखा था और यहाँ पर उसकी फैमिली भी थी, मतलब उसका खुद का कोई रोबोट वाला परिवार नहीं था। उसकी वाइफ और बेटा दोनों ही इंसान थे, लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता था कि कार्ल एक 200 किलो का लोहे से बना हुआ टर्मिनेटर है। कार्ल सैरा से कहता है कि फ्यूचर में तुमने स्काईनेट को खत्म कर दिया था, इसीलिए मुझे कमांड देने के लिए कोई नहीं था, लेकिन इंसानों के साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा। और जब उसे सड़क पर पड़ा हुआ एक परिवार मिला जिसे उसने संभाला, तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने जॉन कॉनर को मारकर कितनी बड़ी गलती की है। इसीलिए वही था जो हमेशा सैरा को उन मैसेजेस को भेजता था ताकि किसी और बेगुनाह की जान न जाए। लेकिन सैरा इस बात को कैसे भूल सकती थी कि उसी ने उसके बेटे को मारा है, इसीलिए वो उसे शूट करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। कार्ल कहता है कि हम उस टर्मिनेटर से भाग नहीं सकते, हमें उसे मारना होगा। लेकिन ग्रेस उनके इस आइडिया से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, क्योंकि इसमें डैनी की जान को खतरा था। लेकिन डैनी अब और भागना नहीं चाहती थी और तीनों की सहमति से वो कार्ल के प्लान को ही ठीक समझते हैं। कार्ल अपने परिवार को आखिरी बार गुड बाय कहता है, क्योंकि उसे पता था कि इसके बाद वो वापस नहीं आने वाला। वो अपने परिवार को उस घर को छोड़ने के लिए कहता है। उन्हें एक ऐसा हथियार चाहिए था जो उस टर्मिनेटर को खत्म कर सके। सैरा एक मिलिट्री जनरल को जानती थी जिसके पास एक ऐसा डिवाइस था जिससे निकलने वाली एनर्जी किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो मेजर सैरा को वो डिवाइस दे देता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि टर्मिनेटर ने उन्हें ढूंढ लिया था और वो एक चुराए हुए हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर गोलियां बरसाता है। वो सभी वहाँ से भागकर एक कार्गो प्लेन में आते हैं और उस प्लेन को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो डिवाइस जिसके बलबूते पर वो उस रोबोट को खत्म करने वाले थे, वो अब खराब हो गया था। कार्ल कहता है कि इनके बिना हमारे जीतने के चांसेस 12% हैं। डैनी उन्हें कहती है कि हम फिर भी कोशिश करेंगे। ग्रेस उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसी ने उसकी जान बचाई थी और डैनी ने ही उसे फ्यूचर से भेजा है तुम्हें बचाने के लिए। यानी डैनी एक तरह से उनकी नई जॉन कॉनर थी और वही आगे जाकर उनकी नई लीडर बनेगी जो इंसानों को उन मशीन्स के खिलाफ तैयार करेगी। अब वो तीनों उस टर्मिनेटर से पीछा छुड़ाने का सोच ही रहे थे कि तभी वो टर्मिनेटर एक बड़े कार्गो प्लेन से उनका पीछा करने लगता है। वो अपने प्लेन की उनके प्लेन के साथ एक जोरदार टक्कर करता है, जिसकी वजह से वो सभी क्रैश करने लगते हैं। उस प्लेन के अंदर एक मिलिट्री कार थी जिसमें पैराशूट लगे हुए थे। ग्रेस उन सभी को उस कार के अंदर बैठाती है और दूसरी तरफ कार्ल उस टर्मिनेटर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस एडवांस रोबोट के सामने वो बहुत कमजोर था। दूसरी तरफ उनकी कार हवा में गिरते हुए एक डैम से टकराती है और वो लोग जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे। ग्रेस देखती है कि वो टर्मिनेटर उन्हें मारने आ रहा था, तो उसे मजबूरन डैम से कूदना पड़ता है। उनकी कार अंदर से वाटरप्रूफ थी, लेकिन वो टर्मिनेटर उनके दरवाजों को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सभी डूबने लगते हैं। लेकिन अभी तक वो तीनों मरे नहीं थे। किसी तरह वो पानी के बाहर आते हैं। वो उस डैम के रिएक्टर में जाते हैं जहाँ पर पानी से बिजली बनाई जाती थी। ग्रेस एक बार फिर से कमजोर हो गई थी और बिना दवाइयों के वो उनसे लड़ नहीं पाती। ग्रेस डैनी से कहती है कि वो भाग जाए, क्योंकि अब हम दोनों में से कोई भी तुम्हें बचाने की हालत में नहीं है। लेकिन तभी हम कार्ल को देखते हैं जो अभी तक जिंदा था और उसके पास ग्रेस की दवाइयां भी थी। लेकिन इस बार डैनी कहती है कि हमें यहीं रुककर लड़ाई करनी होगी। हम जितना भी दूर भागें, एक ना एक दिन तो वो मुझे मार ही देगा। वो टर्मिनेटर उनके सामने आता है। वो कार्ल से कहता है कि हम दोनों का एक ही मकसद है, इंसानों के लीडर को खत्म करना, इसीलिए इस लड़की को मुझे मारने दो। लेकिन कार्ल अब वो रोबोट नहीं था जिसे सिर्फ लोगों की जान लेने के लिए बनाया गया था। वो तीनों उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उसे कितना भी मारो, कैसे भी मारो, वो बार बार उठ खड़ा होता था। ग्रेस उसके टुकड़े कर देती है, लेकिन उसका
का स्केलेटन अभी तक जिंदा था। आखिर में वो उसे पकड़कर उसके सिर को रिएक्टर में डाल देते हैं। कार्ल ने उसे रिएक्टर के अंदर पकड़ रखा था, क्योंकि टर्मिनेटर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है बहुत सारी एनर्जी का ओवरडोज, और उस रिएक्टर के अंदर इतनी एनर्जी थी कि उसके धमाके से टर्मिनेटर के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन ग्रेस और कार्ल भी इस धमाके से बुरी तरह डैमेज हो गए थे। सारा देखती है कि वो टर्मिनेटर अभी तक जिंदा था, लेकिन अब कोई नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। ग्रेस डैनी से कहती है कि तुम मेरे पावर सोर्स को निकालकर उसके सिर के ऊपर वार करो, इसके धमाके से वो इस बार बच नहीं पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये था कि इसमें ग्रेस भी मारी जाएगी। ग्रेस उसे समझाती है कि मेरा मरना तय था, लेकिन तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। इसके बाद डैनी उसके पावर सोर्स को निकाल लेती है और वो उस टर्मिनेटर को मारने जाती है, लेकिन वो पूरा लोहे का बना हुआ था और उसके शरीर पर जलता हुआ लावा था। डैनी उसके सामने टिक नहीं पाती और वो रोबोट उसे मारने लगता है, लेकिन तभी कार्ल को होश आता है और वो उस टर्मिनेटर को पकड़ लेता है। मौके का फायदा उठाकर डैनी उसके सिर पर उस पावर सोर्स से हमला करती है, लेकिन मरते मरते भी वो डैनी को खत्म करना चाहता था। इसीलिए कार्ल उसे अपने साथ लेकर उस रिएक्टर के अंदर कूद जाता है और उस टर्मिनेटर को किसी भी हालत में उस पावर सोर्स को निकालने नहीं देता, और आखिर में उसे निकलने वाली हीट से वो दोनों मारे जाते हैं। सारा उसे अपने सामने खत्म होते हुए देखती है। उसने सोचा था कि उस टर्मिनेटर को मारने के बाद वो कार्ल को भी मार देगी, लेकिन यहाँ कार्ल सच में उनकी मदद करना चाहता था और इसके लिए वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार था, और आखिर में उसने किया भी। और इस तरह दो लोगों के मरने के बाद आखिर में डैनी की जान बच गई थी। इसके बाद हम डैनी को एक स्कूल के बाहर एक लड़की पर निगरानी रखते हुए देखते हैं। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ग्रेस थी, और अब बस कुछ ही सालों में लीजन पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करने वाला है। डैनी कहती है कि इस बार वो चाहे कुछ भी हो जाए ग्रेस को किसी भी हालत में मरने नहीं देगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पास्ट, फ्यूचर और टर्मिनेटर्स की ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की मशीन्स के ऊपर हमारी एक और कहानी है, जिसे आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।